क्लास के विद्यार्थी जो आप लोग चैनल से जुड़े हैं या चैनल का वेटिंग करते हैं, इंतजार करते हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। तो आज की क्लास में फिर मैं एक नई टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और वो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का एक ब्लॉक। इसके पहले जो वीडियो तुम लोगों को यानी प्राप्त हुआ या मैंने जो भेजा वो अब तक चल रहा था डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद आ जाता है यानी एफ ब्लॉक। पहले ही हमने बोल दिया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले सारे एलिमेंट्स की अगर जानकारी आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाता है। नहीं तो देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल ही आप लोग लेके चल रहे हैं। 11th क्लास के भी बच्चों के लिए ये आपका जरूरी है। 12th क्लास के बच्चे का तो खैर सिलेबस ही है, और इसके अलावा अदर जो कंपटीशन में जो बैठने वाले हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। एक दो क्वेश्चन इसे डालते रहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी एक ब्लॉक की जानकारी करने के पहले जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, एक ब्लॉक जो कहते हो तो ब्लॉक की यानी कि डिफिनेशन आपने पहले ही पकड़ लिए हैं। तो एक ब्लॉक का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट या तत्व कहते हो तत्व के कता की परमाणु है, यानी परमाणु का यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहते हो नहीं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वह समझिएगा कि एफ और वाइटल में, ठीक है, एफ और वाइटल में भरता है। ठीक है, यहाँ कह सकता है कि एक सबसेल में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? यानी एक सबसेल में यानी बढ़ता है। तो इसी को देखिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है? तो एक ब्लॉक का तत्व का पहचान यही है कि इसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह समझिए कि एक और वाइटल हो जाता है। इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि एक ब्लॉक का जो तत्व है, समझिए से विद्यार्थी पूछेगा कि एक ब्लॉक का तत्व है, इस तत्व को देखिए हम लोग कहते हैं क्या चीज, यानी बोलते हैं कि अंतर संक्रमण तत्व है। कौन तत्व है? अंतर संक्रमण तत्व है, समझिएगा। तो इसके पहले बताओ सभी लड़के आप लोग, ठीक है, समझे? तो इसके पहले जो हम तुम लोग को डी ब्लॉक बता रहे थे, ठीक है, झुकिए इतना सही झुकिएगा। तो बताओ डी ब्लॉक का जो तत्व है उसको हमने संक्रमण तत्व कहा था नहीं, और कारण भी आप लोग को बताए थे कि पहले कारण तो है कि बताओ कि आपका डी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट्स था उसमें ग्रुप नंबर 12 को छोड़ करके बाकी जितने भी आपका ग्रुप बच गया था 3 से लेकर 11 तक, उसका डी और वाइटल अपूर्ण भरा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इसके माने बाहरी कक्षा को छोड़कर उसके पहले वाली कक्षा में संक्रमण हो गया था, तो इसलिए उसको संक्रमण तत्व कहा दिया। दूसरी कारण बताया आपने कि चूंकि डी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व है दोनों का गुण उसमें टैली करता है या दोनों का बीच में होता है। इस वजह से संक्रमण तत्व भी उसको कहा था, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला था। लेकिन इसका नाम अंतर संक्रमण तत्व है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके पीछे कारण बताना है कि आखिर संक्रमण तत्व के आगे अंतर क्यों लग गया, इनर ट्रांजिटिव क्यों कहते हो? तो इसके पीछे कारण क्या है कि इन सारे जितने भी तत्व हैं, इन तत्व के परमाणु का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह बाहरी
कक्षाओं को छोड़ करके और भीतरी यानी तीसरी कक्षा में आकर के भरता है, बाहरी 2 कक्षा छोड़ दिया और उसके भीतर में आने के बाद 2 कक्षा को छोड़ करके तीसरी जो कक्षा होती है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाकर के बढ़ता है। इसलिए यहाँ कहता है कि इसके तीसरी बाहरी से 2 छोड़ दीजिए और तीसरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमने कहा कि एक एटम का हो गया, चलिए इसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सभी विद्यार्थी कि इस तरह से देखा जाए, इसका सेल देखते हो तो इसकी जो सेल होता है इस तरह से बताएंगे सभी लड़के। ये बताओ, इसका चौथा सेल हो गया, ये देखा जाए इसका 5वां सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इसका 6ठा कहते हो और यही देखा जाए यानी कक्षा में 7वां कक्षा होता है, समझिए। तो कहता कि अंतिम 2 कक्षा छोड़ दीजिए, मतलब देखा जाए इसको छोड़ दीजिए, तब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर इसको छोड़ देते हो तब फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाके भरना है। तो बाहरी 2 कक्षा को छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, 3 हो गया, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। आप समझिएगा। तो कहता है कि देखिए एक ब्लॉक के तत्व को हम लोग यहाँ 2 श्रेणी में बांटते हैं, याद रखिएगा सब लड़के। तो पहला जो श्रेणी होता है वह होता है देखिए 4A यानी संक्रमण, समझिए। 4A संक्रमण तत्व कहलाता है या श्रेणी होते हैं, ठीक है। तो 4A संक्रमण श्रेणी होता है। और दूसरा जो तत्व होता है, ग्रुप होता है, वह आपका 5F होता है। तो 5F देखिए संक्रमण यानी तत्व कहते हैं या इसको हम श्रेणी कहते हैं, समझिएगा। मतलब क्या हो गया समझिएगा। तो इसका 4A और 5 क्यों नाम पड़ गया, 2 श्रेणी में बांट देते। जैसे डी ब्लॉक को बताओ 3 श्रेणी में बांटा था, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। इसको देखिए 2 श्रेणी बांटते हैं, एक 4F श्रेणी एक 5F श्रेणी। बस समझेगा, मतलब समझेगा कि इसके एक ब्लॉक के जो तत्व होता है इसको बाहरी कक्षा, ठीक है ना। तो बाहरी जो कक्षा होता है ये समझिएगा कि बाहरी कक्षाओं का, ठीक है, कक्षाओं का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हो, समझ रहे हो। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए होता है। पहले तो आपने देखा जाए यहाँ पर नोबेल मेटल रख देते हो और नोबेल मेटल के बाद देखिए यहाँ पर होता है N-2 यानी F और यहाँ पर 1 to 14 हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए N-1 यानी D जिसमें कहता है 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है और फिर होता है NS2। तो ये देखा जाए इसके अंतिम जो कक्षा होते हैं उसका देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब समझिएगा सब लड़के, तो इसमें जो N होता है एक कक्षा की संख्या होती है। तो इसमें N जो होते हैं याद रखिएगा, N का मान हम लोग लेके चलते हैं यानी 6 और 7। कितना चलते हैं, N का मान 6 और यहाँ 7। मतलब कि जब N का मान अगर लेके चलते हैं 6, ठीक है, तो N का मान अगर 6 लेके चलते हो तो उसी को कहते हैं 4F श्रेणी कहते हैं। और यही देखिए N का मान अगर ले लेता है 7 तो यही कहलाता है तुम्हारा 5F श्रेणी कहलाता है। कौन श्रेणी कहलाता है, तो यहाँ पर याद करेंगे कि एक ब्लॉक के जितना भी तत्व होता है उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे कहेगा तो इसमें सबसे पहले देखिए नोबेल गैस दीजिएगा। अब नोबेल गैस कहाँ पर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए जब N का मान 6 लीजिएगा तो यहाँ पर याद रखेंगे नोबेल गैस के रूप में ये नाम को लेते हैं।
कितना को लीजिएगा J9 और n का मान अगर 7 लेते हो तो यहाँ नोबेल गैस के रूप में रेडॉन को लेके चलते हैं। बात समझिएगा। एक यहाँ पर देखिए J9 लेके चले कब, जब n का मान 6 लेते हैं और n का मान जब 7 लीजिएगा तो नोबेल गैस के रूप में रेडॉन को लेके चलते हैं। अब आगे समझिए सभी विद्यार्थी, तो यहाँ पर समझिए कि आवर्त सारणी में जब देखे होंगे आप लोग पीरियोडिक टेबल, तब पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे, बात समझ रहे हो, पीरियोडिक टेबल देते हैं तब पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे देखिए 2 श्रेणी है कि नहीं है? देखिएगा ठीक से, जो देखिए आवर्त सारणी के बिल्कुल बाहर में है और नीचे में है, वह देखिए 2 भाग में देखिए आपका बटा हुआ है। आप इसमें देखा है सभी बच्चे कि चूंकि एक ब्लॉक की बात करते हो तो एक जो ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटल के बारे में पहले सोचिए। तो एक ऑर्बिटल में बताइए, एक के ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं? तो एक का ऑर्बिटल बताइए आप लोग 7 हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखोगे? 2 रखोगे, तो 7 में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका 4f श्रेणी जो करे हो इसमें भी 14 तत्व है और 5f श्रेणी है इसमें भी 14 तत्व है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखा जाए n का मान अगर हम लोग लेते हैं कौन सी 6 लेते हैं, अब n का मान 6 लेते हो तब तुम लोग यहाँ पर यही कहोगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए यानी J9 भरिएगा। क्या भरिएगा? J9। n का मान देखिए यहाँ पर 6 रख रहे हो तो यहाँ पर देखिए हो जाता है यानी 4f रहता है। यहाँ पर देखिए फिर हो जाता है तुम्हारा 5d हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाता है 6s हो जाता है। माने इसके लिए कक्षाओं की संख्या 6 होता है। कितने होते हैं? तो यहाँ पर बताओ कक्षाओं की संख्या अगर 6 लेते हो तो एक मतलब है कि ये तुम्हारा 4f श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए n का मान हमने कितना ले चला 6, एक मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन आना है 4f में। तो सोचिए तो 6 को छोड़ देना है, 5 को छोड़ देना है, ये भी हट गया, ये भी हट गया और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आया ये 4f में आया अर्थात इसमें आकर के भर जाता है। सोचिए कि इसका बाहरी 2 कक्षा छोड़ दिया, कैसे देखूं? तो यहाँ पर 6s में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिया। देखिए 5d में कहा कि 0 या मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और वो किस समय? जैसे याद किया जाए आपका d ब्लॉक, तो d ब्लॉक में हमने बताया कि याद किया जाए कि 4s और 3d, तो बताया कि d को सममित करने के लिए किसको सम्मिलित करना है? d को सम्मिलित करना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया यानी 1 को सम्मिलित करना है। तो आपने लोग बताएगा कि एक ऑर्बिटल के बारे में आपने बोला कि बताओ इसके ऑर्बिटल के हो गया, तब बोलेंगे 7 ऑर्बिटल हो गया। ठीक है जी। तब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर देखा जाए आपने कहा ये हो गया तुम्हारा 4f हो गया। यहाँ पर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए 5d के बारे में बात करते हैं। अब 5d है तो देखा जाए d में आपने कहा कि बताओ 5 ऑर्बिटल होता है। जैसे बोला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 5d नहीं, और इसके बाद 6s कहा तो बताओ s के तो मात्र 1 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर देखिए 6s होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर देते हैं, समझिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यानी चले आते हैं d में, लेकिन d में यानी अधिकांशतः हम 0 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। यही देखिएगा यानी d ब्लॉक से आपका एक ब्लॉक यही देखिए आ गया जिसमें अनिश्चितता आ गया, अनियमितता आ गई। यानी डी ब्लॉक जैसा नहीं था कि नियम से भर रहे हैं। यहाँ पर सोचिए कि 5d पूरा का पूरा खाली रह गया, अब फिर भी आपने देखे 4f में भरने लगा। यानी डी में 1 इलेक्ट्रॉन तब भरते हैं जब याद करना कि एक सबसेल
वो सममित करना होता है। बात समझ रहे हैं? यानी एक इलेक्ट्रॉन या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में याद करेंगे कि डी में आप एक इलेक्ट्रॉन का सहारा ले सकते हैं। जैसे सोचिएगा, मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब सब में एक इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिया तो 7 हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तब एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हालात में 5d में ले जाइएगा। बस में तब अभी में कि मानते हैं आपका एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसको खाली रखते हुए 5d में हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं भरते। बताओ नियम का उल्लंघन है कि नहीं है? नियम है कि 5d में पहले भरना चाहिए, तब 4f में आना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 4f में पहले भर दे रहे हैं और 5d में देखिए कहते हैं बचेगा तो भरेंगे तो नहीं भरेंगे। ये कोई नियम है? तो इसलिए कहते हैं कि एक ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और लगातार उनके एलिमेंट्स के साथ अगर बात किया जाए तो उसमें कोई नियम नहीं है कि एक नियम से इसमें चलेंगे तो हो जाए, माने अनियमितता कही जाए। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अनियमितता है। तब यहाँ पर बोला जाता है क्या चीज कि 5d और 4f के ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। जैसे याद किया जाए डी ब्लॉक में बताए थे कि 3d और 4s के ऊर्जा में बहुत कम का अंतर होता है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन को 3d जाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। इसलिए याद करेंगे यहाँ पर बोलते हैं कि 5d, ठीक है, और देखा जाए 5d का ऊर्जा कहते हैं, तो 5d का ऊर्जा और देखिए 4f का ऊर्जा, समझिए, तो 5d का ऊर्जा तथा हम लोग कहते हैं कि 4f का ऊर्जा, ठीक है, यानी ऊर्जा यानी लगभग कहते हैं समान होता है, लगभग समान होता है। इसलिए यानी 5d का इलेक्ट्रॉन होता जो है वह 4f में आराम से चला जाता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 5d जो देख रहे हो ये 5d ऑर्बिटल है 100, अब 4f ऑर्बिटल है 100, ये दोनों का ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए 5d का इलेक्ट्रॉन 4f में आसानी से आता है। क्लियर है? आप देखेंगे सर विद्यार्थी समझिएगा, जब m का मान हम 6 लेते हैं यानी कि आवर्त संख्या 6, समझिएगा, तो आवर्त संख्या याद करेंगे कि यहाँ पर आवर्त संख्या यानी बोलते हैं षष्ठ, ठीक है, यानी छठा आवर्त में बोलते हैं, तो आवर्त संख्या 6। अब ये 6 में याद कीजिएगा कि लैंथेनम जिसकी परमाणु संख्या 57 होता है, तो लैंथेनम के जो बाद होता है याद रखेंगे सभी लड़के, तो लैंथेनम के बाद यानी 14 जो तत्व है, ठीक है, तो 14 जो तत्व होता है एक तत्व का गुण यानी लैंथेनम से मिलता है। किसे मिलता है? लैंथेनम से मिलता है। याद करेंगे सभी लड़के, तो यहाँ लैंथेनम से कितने तत्व का गुण मिला? 14 तत्व का गुण मिला। बात समझिएगा, आवर्त संख्या 6 में देखिए पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर लैंथेनम जिसकी परमाणु संख्या 57 है, ठीक है, जो आपका चला था ग्रुप नंबर 3 में, तो ग्रुप नंबर 3 में आता है लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद समझिए 14 को जो तत्व आता है वो 14 तत्व में यानी लैंथेनम का ही गुण पाया जाता है। बात समझना, ये लैंथेनम के बाद 14 तत्व का जो गुण है वो लैंथेनम से मिलता है, इसलिए लैंथेनम के बाद यानी परमाणु संख्या 57 के बाद कौन? 58, तो 58 से लेकर के लुटेशियम तक यानी 71 तक जो 14 तत्व आता है उसको एक श्रेणी के नाम से पुकारते हैं, जिसको लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। काय का समझ गया कि यहाँ पर 14 जो तत्व है उस सब में लैंथेनम का ही गुण पाया गया,
इसलिए इस 14 तत्व को एक साथ सामूहिक रूप से इसको कर दिया लैंथेनाइड्स। क्या कर दिए? लैंथेनाइड्स कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा सभी लड़के कि लैंथेनाइड्स श्रेणी कौन सी कहते हो? लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स श्रेणी जो होता है, ये श्रेणी देखिए स्टार्ट होता है सीरियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से, यानी परमाणु संख्या 58 से। अब चूंकि बताओ ये लैंथेनाइड्स श्रेणी में यहाँ पर कितने तत्व को रखा गया? यानी 14 तत्व को रखा गया। ये तत्व को रखा गया, 14 तत्व को रखा गया। और एक 14 को जो तत्व देख रहा है, इसमें एक तत्व मात्र है प्रोमिथियम। ठीक है, एक तत्व है प्रोमिथियम, वह प्रकृति में आपका स्थायी रूप से नहीं पाया जाता है। लेकिन प्रोमिथियम को छोड़ करके 13 को जो तत्व बचाता है, वह प्रकृति में एक दूसरे के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यानी आप लोग मोनाजाइट कहते हैं। अब मोनाजाइट में देखा करते हो कि यहाँ इसमें से कई सारा तत्व उसमें मिश्रित रहता है, जिससे एक दूसरे से अलग करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन भले ही आज के युग में कहिए कि आयन विनिमय, आयन एक्सचेंज कहते हैं, आयन विनिमय मेथड होता है या विलायक निष्कर्षण विधि होता है, जिसके द्वारा हम एक 13 को तत्व यानी प्रोमिथियम को छोड़ करके यानी 13 को तत्व आज के डेट में यानी शुद्ध रूप में प्राप्त कर लिया गया है। बस समझे? तो इसमें मात्र जो 14 तत्व में याद करना है कि एक तत्व मान आता है केवल यानी पीएम, जिसको कहते हैं प्रोमिथियम। और ये जो प्रोमिथियम जो तत्व देखते हो, ये प्रोमिथियम तत्व यानी समझिए कि रेडियो सक्रिय तत्व है। मात्र एक तत्व है, याद करिएगा। 14 तत्व में एक तत्व हो गया प्रोमिथियम, यही रेडियो सक्रिय तत्व होता है। बाकी समझिए 13 तत्व होता है, वह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। तब बाकी जो 13 तत्व होता है, उन 13 तत्व को 14 तत्व में एक तत्व छट गया, तब बाकी के तत्व बच गया 13 तत्व। तब 13 तत्व जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि आपने बोला यानी सिप्र बोलता है नहीं, तो यहाँ पर कौन हो गया? सिप्र बोलते हो। अब यहाँ पर कहता है कि शीश हो गया सीरियम, ER से प्रोजोडेनियम हो गया, ठीक है। उसके बाद सिप्र कहता है कि नद, यानी कि नद यानी पम यानी सम, नद पम सम यू, ठीक है। तो यू हो गया, गर्ड हो गया, तब हो गया नहीं, यानी तब बोलते हैं सिप्र नद पम सम यू गर्ड तब हो अर, ठीक है, हो अर। और बोलते हैं तम यानी यह पे, और यहाँ से करते हैं दो। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो चुकी है जी। तो सिप्र कहते हो नद पम सम यू गर्ड तब डाई, यहाँ पर लिखा है एक वर्ड छूट गया है यानी डाई, हो यानी आता है हो अर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए सब लड़के हो अर बोलते हैं, ठीक है। तम या लू करते हो, देखिएगा यानी यहाँ शुरू हो जाता है 58 से, ये हो जाता है देखिए 59, यहाँ 60 बोलते हो, 61 कहते हो, 62 हो गया, 63 हो गया यानी 64 बोलते हो, यहाँ 65 हो गया, 66 कहते हो, 67 बोलते हो, यहाँ 68 हो गया, 69 हो गया यानी 70 हो गया और 71 हो गया। देखिएगा एक मार्क आ जाता है कौन सी में? लैंथेनाइड्स श्रेणी में। कौन श्रेणी में? लैंथेनाइड्स में, जिसको कहते हैं 4F श्रेणी। कौन श्रेणी? 4F श्रेणी कह सकते हो, लैंथेनाइड्स श्रेणी कहते हो। और यही पर देखिए हमने बता रहे थे यानी प्रोमिथियम। तो प्रोमिथियम छाट लिया तो बाकी बच गया 13 को, तो ये जो 13 तत्व हो गया, इसी तत्व को देखिए हम लोग कहते हैं यानी दुर्लभ,
सक्रिय है यानी मृदा धातु। तो दुर्लभ मृदा धातु जो होता है यही जिसको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हो। तो रेयर अर्थ मेटल जो होता है ये समझिए तुम्हारा यही 13 तत्व हो गया। नाम में सुन लीजिएगा एक बार सभी से विद्यार्थी। तो सी का मतलब हो गया सीरियम, नोट कर लेंगे आप लोग। तो सी का मतलब सीरियम हो गया। पी आर का मतलब प्रोजियोडीनियम हो गया, प्रोजियोडीनियम हो गया। और यहाँ नद का मतलब नियोडीनियम हो गया। बात समझ रहे हो। एनडी हो गया नियोडीनियम हो गया। पीएम का मतलब प्रोमिथियम कहिएगा उसको, ठीक है। एशियम का मतलब समेरियम कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे? समेरियम। क्योंकि तुम लोग पहले भी हम बोले थे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका आविष्कार हुआ तब वहां पर कुछ न कुछ वजह से उसका नाम दिया गया। या तो वहां पर वैज्ञानिक का नाम छिपा, या तो उस माने देश कंट्री का नाम वहां पर जुड़ा, या तो समझिए महादेश का नाम वहां पर आया। यानी कोई ना कोई वजह जरूर रहा, अब उसी के आधार पर उसको नाम पड़ गया। अब यहाँ पर देखिए समेरियम हो गया, समेरिया का नाम सुने हो। यहाँ पर देखिए यूरोपियम हो गया, यूरोप से बन गया यूरोपियम। गैडोलिनियम हो गया, टर्बियम हो गया, ठीक है। डिस्प्रोसियम हो गया, होलियम हो गया, आर्पियम हो गया, थुलियम हो गया, इटरबियम हो गया, और लुटेशियम हो गया। बात समझ गया। यानी 14 वो जो तत्व है इस सब का नाम याद हो गया तुम लोग के। फिर से बात सुन लेंगे सब लड़के। सीरियम बोलेगा, प्रोजियोडीनियम कहिएगा, नियोडीनियम कहिएगा, प्रोमिथियम बोलेंगे, समेरियम बोलेंगे, यूरोपियम बोलेंगे, गैडोलिनियम बोलेंगे, टर्बियम बोलेंगे, ठीक है। फिर डिस्प्रोसियम बोलेंगे, होलियम कहेंगे, आर्बियम बोलेंगे, थुलियम कहेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इंटरबियम बोलिएगा, ठीक है। इंटरबियम हो गया और लुटेशियम हो गया। तो यहाँ पर 14 वो तत्व है जिसमें एक तत्व हो गया रेडियो सक्रिय तत्व, और बाकी जो तत्व बच गया वो प्रकृति में आपको अस्थायी रूप से यानी संयुक्त रूप में पाया जाता है, जिसको हमने आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के डेट में सबको शुद्ध रूप में ये सब धातु के रूप में प्राप्त किया जाए। तो इसके बाद जो कहानी है यानी उसकी कहानी शेष जो बाकी कहानी है वो अगले हम क्लास में भेजेंगे। तब तक इतना आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। क्या करोगे इतना, ठीक है। तो गुड नाइट, धन्यवाद।